हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और हम लोग 10वां अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 11 देखेंगे, सुदूर प्रदेशों से संपर्क, यानी कि बहुत दूर दूर के प्रदेशों से संपर्क। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें छोटा सा कहानी लिखा हुआ रहता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य साम्राज्य जब खत्म हो गया था, हम देखे थे कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था और उसके बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। जिसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। तो जो लास्ट अंतिम जो मगध सम्राट था बृहद्रथ, उसकी वह हत्या कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि वह उसका सेनापति था। ठीक है, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का जो लास्ट सम्राट था बृहद्रथ, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। उसका राज्य अधिक दिनों तक नहीं रह सका, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं के आक्रमण इस काल में होने लगे और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। तो शुंग वंश की स्थापना तो किया था, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि विदेशी सेना का आना शुरू हो गया था, उनका आक्रमण शुरू हो गया था। इन्होंने भारत में अस्थायी रूप से रहना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। इनमें कुछ प्रमुख वंश इस प्रकार हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो बाहर से आए हुए जो लोग थे, उन्होंने कौन कौन से वंश की स्थापना की। फिलहाल हम लोग यह देखते हैं कि इस पैराग्राफ में इतना ही याद करने का बात है कि आप मौर्य साम्राज्य का पतन याद रखिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। या कौन था? तो बृहद्रथ, यानी कि लास्ट मौर्य जो साम्राज्य था, लास्ट मौर्य शासक जो था, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो उसके बाद बाहर से लोग विदेशी सेना लेकर आने लगे थे, आक्रमण करने लगे थे। तो पहला है इस तरह का बाहर से आया हुआ बैक्ट्रियाई के यूनानी शासक। ठीक है, बैक्ट्रिया के यूनानी शासक। देखिए थोड़ा सा कहीं कहीं पर मतलब कि मिट गया है, मतलब उतना दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात हैं। ठीक है, इंडो ग्रीक, इन्हीं बैक्ट्रिया के यूनानी शासक को कहा जाता है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैक्ट्रिया को ही इंडो ग्रीक के नाम से भी यह विख्यात है। और सबसे प्रसिद्ध कौन था बैक्ट्रिया शासक में? तो बैक्ट्रिया शासक या यूनानी शासक, यवन शासक, जो भी आपको बोलना हो, तो यह मिनांडर था। ठीक है, बैक्ट्रियाई शासक बोल सकते हैं, इंडो ग्रीक शासक बोल सकते हैं, यूनानी या यूनान, जो भी आपको बोलना हो, यवन। ठीक है, इस तरह का कुछ भी आए तो आप देख लीजिएगा। तो सबसे प्रसिद्ध कौन था? मिनांडर था। और मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्ह में मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है। ठीक है, मिलिंद पन्ह जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें मिनांडर और जो नागसेन है, बौद्ध भिक्षु नागसेन, ठीक है, उन दोनों की बातचीत है। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मिनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। इसकी राजधानी साकल, वर्तमान सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो साकल। ठीक है, साकल या सियालकोट, जो भी बोलें इसको। तो यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आया, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। तो उधर से क्या प्रभाव पड़ा? जब यूनान के संपर्क में भारत आया तो भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिष विद्या, सिक्के बनाने की कला, इन सब में परिवर्तन आया। और जब मतलब यूनान में क्या प्रभाव आया? तो धर्म और दर्शन के क्षेत्र में प्रभाव आया। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म आप देख सकते हैं, इस तरह का बहुत सारा दर्शन भी था। तो अब हम लोग देख लिए बैक्ट्रिया शासक के बारे में। ठीक है, बैक्ट्रिया के यूनान शासक, इसको इंडो ग्रीक भी कहते थे, या यूनानी या यवन शासक कहते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? मिनांडर था, और इसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। ठीक है, इसीलिए उन जो किताब है बौद्ध ग्रंथ, वह मिलिंदपन है। ठीक है,
तो उसमें मिनांडर और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन हैं उन दोनों की बातचीत दिखाई गई है। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी सियालकोट या साकल जो भी बोले, यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर जो था वह नागसेन के संपर्क में आने के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गया था, ठीक है। तो जब यूनान जो है भारत के संपर्क में आया तो भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिषी विद्या, सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आया। और यूनान में क्या परिवर्तन आया? धर्म और दर्शन में, ठीक है। अब चलिए शकों के बारे में पढ़ते हैं। यवन शासकों के पतन के बाद सीथियन या शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। तो देखिए यवन शासन यानी कि जो इससे पहले वाला भी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये शासकों का पतन जब हो गया तो फिर आए शक शासक, ठीक है। शक को सीथियन शासक भी मतलब सीथियन भी कहते हैं। जैसे यवन को इंडो ग्रीक या इस तरह का बहुत सारा नाम बोलते थे, उसी तरह शक को सीथियन भी कहते हैं। तो अगर आपके मतलब ये याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए सीथियन, ठीक है। तो यह मूलतः मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया के निवासी थे, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। उत्तरी भारत के भागों पर शासन किया। यहाँ इसे क्षत्रप कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? क्षत्रप। तो इनकी कई सारी शाखाएं थी। तो पहले तो सीथियन कहा जाता था, मध्य एशिया के निवासी थे, क्षत्रप कहलाते थे, ठीक है। उसके बाद इनके कई सारी शाखाएं थी। इनमें एक महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन की थी, ठीक है। उज्जैन के क्षत्रप थे। रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक, मतलब रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था। तो रुद्रदामन के बारे में हम लोग पढ़े हैं जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। उसके जूनागढ़ अभिलेख से दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। तो वह जो सुदर्शन झील जो बनवाए थे, सुदर्शन झील किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ये पिछले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जूनागढ़ जो सुदर्शन झील जो था वह किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। लेकिन 400 साल के बाद वह जो झील था, मतलब वहाँ जो नहर था वह टूट गया था। तो उसके बाद उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख दक्षिण भारत, और उसके बाद दक्षिण भारत में जो सातवाहन और कुषाण जो थे उन सब से उनके संघर्ष भी हुए थे, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। इससे पता मतलब कि रुद्रदामन जो है थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था। जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। तो ये हम लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखे कि यवन शासक, जब यवन शासक का पतन हुआ तो सीथियन या शक शासक आए। ये मध्य एशिया से आए हुए थे, क्षत्रप कहलाते थे, और यह बहुत सारी शाखाओं में विभक्त थे, जिसमें से उज्जैन का जो शाखा था, उज्जैन के जो क्षत्रप थे वह ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वहाँ एक रुद्रदामन महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध राजा था। जूनागढ़ अभिलेख उन्होंने लिखवाया था, जिससे सातवाहन और कुषाणों के साथ जो उसने संघर्ष किया था उसकी जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग रिवीजन कर लिए। इतना जो हम आपको फैक्ट्स भी कलर में मतलब बॉक्स बना के दिखा रहे थे वो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए कुषाणों के बारे में पढ़ते हैं। जब मतलब शक के बाद अब हम लोग कुषाण के बारे में देखते हैं। विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो विदेशी आक्रमण हुआ, सबसे पहले इंडो ग्रीक वालों का यानी यवन वालों का, फिर शकों का, उसके बाद आए कुषाण। तो कुषाण का जो है सबसे महत्वपूर्ण है। कुषाण यूची कबीले की एक शाखा थे, ठीक है। कुषाण जो थे यूची कबीला की एक शाखा थे। मतलब बहुत सारा यूची कबीला जो होता था उसी का एक शाखा था कुषाण, ठीक है। भारत में इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कंडफिशस हुआ। तो पहला क्या आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण है विदेशी आक्रमणों में, ठीक है। सबसे पहला आपको यही याद रखना है कि विदेशी आक्रमणों में कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कुषाण जो था वह यूची कबीले की एक शाखा, मतलब यूची कबीले की एक शाखा थे कुषाण, ठीक है। यूची कबीला एक था, उसमें से एक शाखा कौन सा था? वह कुषाणों का था। भारत में इस वंश का सबसे प्रथम शासक हुआ कुजुल कंडफिशस। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। कहाँ कहाँ पर? काबुल और कश्मीर में। इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क हुआ, ठीक है। कुजुल कंडफिशस जो था वह प्रथम था और सबसे महान कनिष्क था, ठीक है। उसके समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रियाई, पार्थियाई, ठीक है, आदि प्रदेश सम्मिलित थे। तो आपको यह याद रखना है क्या क्या चीज़ें। उसके समय में कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा साम्राज्य था? तो अफगानिस्तान था, सिंध था, बैक्ट्रियाई था, पार्थिया था, ठीक है। पार्थिया आदि सम्मिलित था। तो यह सब एक ही में सम्मिलित था, अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रियाई और पार्थिया। तो आपको याद रखना है कुषाण जो थे सबसे विदेशी आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण है। यूची कबीले का एक शाखा था कुषाण।
कुजुल कन्फ्यूशस इसका पहला शासक था और काबुल और कश्मीर में उसने अपनी सत्ता स्थापित की थी भारत में। बाकी इसका महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क था। और इसके कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रियाई और पारथीय आता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया। ठीक है, कनिष्क ने क्या किया? कनिष्क मगध पर आक्रमण किया। ठीक है, मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर ले आया। तो आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी क्या थी कुषाणों की? तो यह पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान किए और विशाल भूभाग को अपने राज्य में मिलाया। इसने चीन के साथ युद्ध किया, याद रखिएगा, चीन के साथ युद्ध किया, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार वह विजयी हुआ। यानी 2 बार लड़ाई किया था, एक बार हार गया तो फिर दूसरी बार लड़ने गया। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ, मौर्य साम्राज्य के बाद उसने पहली बार भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य था, तो उसके खत्म होने के बाद पहली बार उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था। तो हम लोग ये सुन चुके थे कि रेशम मार्ग से क्या होता था? रोम मतलब चीन और रोम का व्यापार होता था। ठीक है, होता था, पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। ठीक है, तो कुषाण साम्राज्य ने क्या किया था? वह जो रेशम मार्ग था उसी पर नियंत्रण कर लिया था, ताकि जो भी वहाँ से चीज़ें आए जाए, जो भी हो, उस पर उसका कंट्रोल हो। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक संपर्क पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देश से हुआ। तो जब उस पर कंट्रोल हो गया था और उसका कंट्रोल जो था भारत पे भी था, तो भारत का क्या हुआ? व्यावसायिक संपर्क जो था पश्चिम एशिया से भी हो गया और यूरोप के देशों से भी हो गया। ठीक है, कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावा पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि इसके राजसभा में थे। तो कौन कौन थे? तो अश्वघोष तो था ही, उसके अलावा पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि थे। ठीक है, तो पहले तो आप याद रखिए, कनिष्क ने क्या किया था? मगध पर आक्रमण करके वहाँ का जो प्रसिद्ध विद्वान था अश्वघोष, उसको अपनी राजधानी पुरुषपुर ले आया था। ठीक है, उसके बाद उसने भारत के बाहर भी विस्तार करना चाहा और उसने बहुत सारे सैनिक दल भेजे। चीन पे भी उसने युद्ध किया था, 2 बार युद्ध किया था, एक बार तो वह हार गया था, दूसरी बार जीत गया। मौर्य साम्राज्य जब खत्म हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, तब उसने जो भारत पर पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रेशम मार्ग जो था चीन और रोम के बीच में, उस पर मतलब रेशम के व्यापार होता था उस पर, तो उस पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। और इस नियंत्रण के कारण भारत का भी पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ा। उसकी राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। कौन कौन से थे? अश्वघोष, पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन। ठीक है, तो ये जितना भी हम आपको टिक किए हैं, मतलब रेक्टेंगल बनाया, वहाँ पर आप उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, या बार बार उसको सुनते रहिए। ठीक है, तो इसमें यहाँ भी हम आपको बता दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार देखते हैं। बौद्ध धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। तो बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ यह देखते हैं, विकास नहीं, विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, विकास तो हो ही चुका था पहले ही, विस्तार देखते हैं। तो धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय और विकास। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का महायान शाखा मतलब मौर्योत्तर काल के बाद कौन कौन सा जो धर्म था वह ज़्यादा बढ़ चढ़ के आगे आया? तो ब्राह्मण, ठीक है, और या वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, ठीक है, की पुनर्स्थापना। उसके बाद बौद्ध धर्म का भी महायान शाखा जो था, एक हीनयान था, एक महायान था। तो महायान शाखा का जो उदय हुआ, विकास हुआ, वह मतलब उसका विकास में मौर्योत्तर काल के बाद होना शुरू हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म जो भी बोले को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि प्रथा का विकास हुआ। ठीक है, तो पुष्यमित्र, हम लोग देखे थे कि मौर्य काल के बाद क्या हुआ था? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो शुंग
हाँ, मौर्य का जो पुष्यमित्र शुंग था, मतलब सॉरी, बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग ने अपना राजपाट शुरू किया था, तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी। उस समय बौद्ध धर्म को बिल्कुल भी मान्यता नहीं था, मतलब शुंग वंश जो था वह बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, वह ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। जैसे यज्ञ और बलि इस तरह की जो प्रथा थी उसका विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की धारणा भी बदलती हुई। ठीक है, तो जैसे ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा मिला, ठीक है, तो उसके साथ साथ ही बलि और यज्ञ की प्रथा का तो विकास हुआ ही, साथ ही साथ ये जो त्रिदेव थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसकी धारणा भी बढ़ती चली गई। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले, तो इसमें चलिए कुछ कुछ आपको बता देते हैं। पहला था कि ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म की मतलब कि पुनर्स्थापना हुई, पुष्यमित्र शुंग जब आए तो। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, यज्ञ और बलि की प्रथा जो थी वह बढ़ने लगी। साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब का मतलब कि धारणा बढ़ गया, कुछ विदेशियों ने भी अपना लिया। और उसके बाद ठीक है, फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्रश्रय दिया। मतलब कि ब्राह्मण धर्म वैसे तो बढ़ रहा था, बहुत लोग अपना भी रहे थे विदेशी लोग, लेकिन जो बाहर से भारत में आने वाले जो बाहर से लोग थे वह सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को ही आश्रय दे रहे थे। हिंद यूनानी यवन शासक ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित करवाए थे। याद रखिएगा, हिंद यूनानी या यवन शासक जो थे, हिंद यूनानी वही है बैक्टीरिया वाला शासक, ठीक है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, ठीक है, उसने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह ही अंकित करवाए थे। कुषाणों ने बौद्ध विराटों को बहुत अधिक दान दिया। कुषाण लोग जो थे वह भी बौद्ध के जो मतलब कि बौद्ध भिक्षु जो थे उन लोगों को वह बहुत अधिक दान दिया करते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, ठीक है, तो कुषाण का जो एक महत्वपूर्ण शासक था कनिष्क, वह भी उसका बौद्ध धर्म का ही अनुयायी हो गया था। अतः इसने, तो कनिष्क को भी याद रखिएगा, अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो कनिष्क ने क्या किया कि इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, उसी तरह कनिष्क ने क्या किया, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे। तो ये सब जो लोग थे, जो लोग बौद्ध धर्म को मान्यता दे रहे थे और अपना रहे थे, वो दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेज रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखना है इस पैराग्राफ से, कि सबसे पहले मौर्योत्तर काल के बाद एक था ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म, और दूसरा था बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, उदय हुआ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था वह ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देता था, वह बिल्कुल भी बौद्ध धर्म को मान्यता नहीं देता था, वह बौद्ध धर्म से चिढ़ा हुआ रहता था। ठीक है, पता नहीं क्यों पर चिढ़ा हुआ रहता था। बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का विकास हुआ। ठीक है, उसने त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश है इनकी धारणा को भी बढ़ाया। बहुत सारे विदेशी लोगों ने अपनाया भी, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या थे, वो बौद्ध धर्म को ही अपना रहे थे। जैसे कि हिंद यूनानी लोग जो थे वो अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित करवाएं। कुषाणों ने बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत ज़्यादा दान दिया। कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और दूर दूर तक प्रचार के लिए प्रचारक भी भेजे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रश्रय मिला। तो जो धनी व्यापारी थे वो लोग भी इसी धर्म को अपना रहे थे। इस काल के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाया गया। तो बहुत लोग, मतलब जैसे राजा लोग बहुत ज़्यादा दान वान दिया करते, तो वैसे बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो भी दान दिया करते थे। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिर था। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर स्थित था। तो अधिकांश देश के जो विहार थे व्यापारिक मार्गों पे या पश्चिमी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में था। ठीक है, मतलब पर्वत में ही बनाया जाता था बहुत सारा विहार। ठीक है, पर्वत को काट वाट के। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म पश्चिमी एवं मध्य एशिया भी पहुंचा। कहाँ कहाँ पहुंचा? व्यापार के माध्यम से लोग, व्यापारी जाते थे, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म के लोग भी जाते थे। तो व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म जो था पश्चिम भी पहुंचा और मध्य एशिया भी पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगर, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। अब यह सब जो केंद्र है इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
कौन कौन से व्यापारिक केंद्र हैं, यह जरूर याद रखना है। कसगर, खेतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ये चारों कसगर, कासगर, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन, ठीक है। तो 2 2 4 1 5 5 आपको यह व्यापारिक केंद्र याद रखना है। तो केंद्र की स्थापना की, व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर गए। तो व्यापारियों के साथ क्या हुआ, उनके साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन्हीं के साथ निकल लेते थे। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क से बौद्ध मत ग्रहण किया। तो जब वह धर्म प्रचारकों के संपर्क में आए तो उन्होंने, ठीक है, बौद्ध मत ग्रहण कर लिया और बौद्ध मठों की स्थापना किया। मध्य एशिया में भी उन्होंने क्या किया, बौद्ध मठों की स्थापना की। इन मठों में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ हुआ। यह सब जितना भी मठ बनाया गया वहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े जाने लगे। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी सहायता की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं के संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। तो उनके मृत्यु के बाद ही वाद विवाद शुरू हो गया था। फलस्वरूप बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान, ये दोनों, ठीक है। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं में विश्वास करते थे। हीनयान जो था वो मूल शिक्षा में विश्वास करता था, जो महात्मा बुद्ध कहते थे उसी को वह मानते थे। महायान मत के मानने वाले लोग बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेशक के रूप में न देखकर भगवान के रूप में देखा जाना, ठीक है। मतलब महायान के लोग जो थे ना, ऐसा याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि वह बौद्ध भगवान, मतलब कि बुद्ध भगवान, मतलब बुद्ध को भगवान ही मानने लगे थे, ठीक है। मतलब वो एकदम महान मानने लगे, उनको भगवान का रूप में देखने लगे। लेकिन जो हीनयान शाखा के जो लोग थे, वह जो बुद्ध कहते थे, महात्मा बुद्ध, ठीक है, उनकी मूल शिक्षा पर विश्वास करते थे। वह जो कह रहे हैं उन पर ध्यान देते थे, ना कि उनको भगवान घोषित कर दिए थे। लेकिन महायान शाखा वाले क्या थे, वह बुद्ध को ही भगवान घोषित कर दिए थे, ठीक है। बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे। जाहिर सी बात है, जो भगवान ही बना देगा उनको, तो वह तो मूर्ति की भी पूजा करेगा। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्ति की अवधारणा का विकास हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि फिर भक्ति का, कि लोग उसके भक्त बनेंगे, इस तरह का। बाकी हीनयान शाखा में क्या हुआ, जो मूल शिक्षा वह दे रहे थे उस पर ध्यान देते कि आखिर कहना क्या चाहते थे महात्मा बुद्ध, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख लिए कि उनको भगवान मान लिए गए थे बौद्ध धर्म के अनुसार, बोधिसत्व में विश्वास रखते थे, और वह जो थे हीनयान शाखा वाले मूल शिक्षा पर विश्वास रखते थे, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट था, सबसे पहले यहाँ देखिए बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ। तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल के बाद ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हुई। बौद्ध धर्म का महायान शाखा भी उदय हुआ। तो पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण धर्म को अपनाता था, वह बलि और प्रथा का विकास हुआ, ठीक है। त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनकी धारणा बदलती गई, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो विदेशी थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे, हिंद यूनानी, ठीक है। उन्होंने सिक्कों पर चिन्ह अंकित करवाए थे। उसके बाद कुषाणों ने बौद्ध विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया, उनको दान भी बहुत ज़्यादा मिलता था। उनके कनिष्क जो थे उनके अनुयायी बन गए थे। राजकीय धर्म की मान्यता दी थी, मतलब राजकीय संरक्षण उनको दिया था। उसके बाद जो व्यापारी लोग, जो धनी व्यापारी थे, वह भी ज़्यादातर बुद्ध धर्म को ही मानते थे। बहुत सारे व्यापारी लोग जो थे उनके साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी उनके साथ जाया करते थे, जिससे पश्चिमी और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म को अपनाया जाने लगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगर, खोतान, चारकंद, तुर्फान, मीरन आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। और जब इन स्थानों पर वह जाने लगे बौद्ध धर्म के प्रचारक, तो मध्य एशिया के जो निवासी थे वह भी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगे और बौद्ध मठ बनाया जाने लगा, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाने लगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की मृत्यु के बाद ही बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा वाद विवाद प्रारंभ हो गया था, और फलस्वरूप बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे, जबकि महायान शाखा वाले क्या थे, बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया, ठीक है। मतलब कि उनके अनुसार भगवान जो है, मतलब बुद्ध जो है वह, उनको भगवान के रूप में देखा जाने लगा, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा की जाने लगी, ठीक है। चलिए अब कला एवं स्थापत्य के बारे में पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में कला के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, ठीक है। कि मतलब कि मौर्योत्तर काल मतलब क्या होता है, मौर्य काल खत्म होने के बाद, तो उसमें कला में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ। आर्थिक समृद्धि ने भी इस विकास को प्रभावित किया।
इस समय हम लोग देखे थे कि आर्थिक समृद्धि भी बढ़ने लगा था, क्योंकि लोहे के कारण लोहे का फाल बनने लगा था, लोहे का औजार बनने लगा था, उससे कृषि और ये सब में बहुत ज़्यादा कृषि बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, इससे समृद्धि बहुत आ गया था, ठीक है। और समृद्धि जब किसी के जीवन में आता है तो फिर वह कला और इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देता है, कला, स्थापत्य इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने लगता है। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ था, ठीक है। स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य ये सब थे। पहाड़ों में चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिर एवं भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। इनमें चैत्य या पूजा स्थल भी शामिल थे, ठीक है। वहाँ पर एक पूजा स्थल भी बना दिया जाता था ताकि बौद्ध में जो लोग, देखिए चैत्य किसको कहते हैं, और देखिए ये स्तूप है, ये चैत्य है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये स्तूप है, ये चैत्य है। चैत्य जो होता था वो पूजा करने के लिए होता था। पश्चिम भारत में कारले की गुफाएं और तथा अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिर के निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। तो यह याद रखिएगा, पश्चिम भारत में कारले की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। तो ये सब याद रखिएगा, कारले की गुफाएं और अजंता एलोरा की, ठीक है। यह किस लिए है, यह बौद्ध धर्म के लिए है, ठीक है। कारले की गुफाएं, अजंता एलोरा। भारहूत तथा सांची के स्तूप भी शिल्प कला का अच्छा उदाहरण है। तो भारहूत और सांची के स्तूप भी बौद्ध धर्म का है, भारहूत और सांची के स्तूप, ठीक है, अच्छा उदाहरण है। इसमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है, ठीक है। तोरण किसको बोलते हैं, जैसे ये मान लीजिए, एक सेकंड, मान लीजिए कि ये स्तूप है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ऐसे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बना दिया जाता था, इसी को तोरण बोला गया, ठीक है। इस तरह से रास्ता बना दिया, तो ये जो रेलिंग और जो दिया गया तोरण और रेलिंग, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो तोरण और रेलिंग से सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का जो सुंदर उपयोग किया गया है वह भी इसमें दिखता है, किसमें, सांची के स्तूप में और भारहूत के स्तूप में, ठीक है। यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो या मूर्ति कला, यह सब जो था वह धर्म से प्रभावित था, ठीक है। जो यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। तो ये जितना भी कला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वह सब जो था वह धर्म से प्रभावित था। चाहे मूर्ति कला हो तो मूर्ति में भी क्या था, बौद्ध धर्म का ही मूर्ति बनाया जा रहा था। स्थापत्य कला हो तो उसमें जो स्तूप या चैत्य बना रहे थे वह भी जो था वह बौद्ध धर्म से ही प्रभावित था। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। तो शैलियाँ मतलब क्या होता है, तरीका, कि किस तरीके से हम स्तूप बनाएंगे या किस तरीके से हम मूर्ति बनाएंगे, उसी को शैली कहते हैं। जो तरीका होगा, रूल रेगुलेशन होगा, ठीक है। शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियों एवं स्तूपों तथा तोरण द्वारों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो शुंग शैली हम देखते हैं क्या है, शुंग शैली मतलब शुंग लोग कैसे, उनकी कला क्या थी। शुंग कला में स्तूपों के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई जाती थी, ठीक है। मतलब एक स्तूप है, उसके चारों तरफ दीवार बना दी है, ठीक है, इस तरीके से दीवार बना दी है पहले तो यह हो गया। उसके बाद क्या करते थे, तथा चार तोरण द्वार लगाए। तोरण द्वार मतलब इस तरीके से द्वार बनाया जाता था, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है, चार तोरण द्वार होता था। तोरण द्वार होता था, या स्तूप है, इसके चारों तरफ इस तरह से, और इस तरह से तोरण द्वार हो गया। तोरण द्वार के बाद क्या होता था कि जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग एवं अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। तो इस तरीके से क्या करते थे, बड़ा बड़ा इस तरह से होल्डिंग टाइप का लगाते थे और इस पर बहुत सारे भगवान का, जैसे नाग, अप्सरा, बौद्ध चिन्ह, इस तरह की चीज़ों को सजाया जाता था, ठीक है, इस तरह की मूर्तियों से। तो तोरण द्वार मतलब आप समझिए द्वार जैसे होता है, ठीक है। कहीं पर आप किसी मान लीजिए किसी पंडाल में जैसे जाते हैं तो वहाँ द्वार बना होता है, ठीक है, उस तरीके का तोरण द्वार, ठीक है। और वहाँ जो तोरण द्वार होता था उसमें बहुत सारी मूर्तियां भी लगाई जाती थी, नाग, अप्सरा, जातक कथाओं, बौद्ध चिन्ह, इन सब चीज़ों का, ठीक है। भारहूत और सांची जो है भारहूत और सांची का स्तूप जो है इस कला का उदाहरण है, ठीक है। तो शुंग शैली में आपको याद रखना है कि स्तूप होता था, उसके चारों तरफ दीवार होता था, द्वार बनाया जाता था। कितना द्वार बनाया जाता था, 4 द्वार बनाया जाता था। वहाँ पर क्या होता था, जातक कथा, बौद्ध चिन्हों और नाग, अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था, ठीक है। इस तरह का कौन कौन सा है, भारहूत और सांची है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए गांधार शैली के बारे में देखते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर देश में गांधार शैली का विकास हुआ। तो गांधार शैली किधर था, यूनानी साइड, ठीक है। यूनान से वह मतलब इंडो ग्रीक से वह
प्रभावित था, ठीक है। मतलब जो ग्रीक के लोग थे और इंडियन लोग जो थे उन दोनों ने मिलकर एक गांधार शैली विकसित किए थे। यह कहाँ पर होगा? यह मान लीजिए भारत है, ठीक है, मान लें यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पर विकसित हुआ था गांधार शैली। तो बस ये डायग्राम हम इसलिए बनाए थे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसमें कोई फोटो में नहीं बोलेगा कि गंदा फोटो बनाए थे। गांधार शैली यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में गांधार शैली का विकास हुआ। इस शैली की अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित थी। तो ये लोग कैसा मूर्ति बनाते थे? पहले बात तो ये लोग मूर्तियां बनाते थे और बुद्ध की मूर्तियां बनाते थे और इनके जीवन यात्रा से संबंधित था, ठीक है। गांधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित है। जाहिर सी बात है, उधर था तो उधर ही सुरक्षित रहेगा, लाहौर और पेशावर में सुरक्षित है। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। भारत के बाहर, क्योंकि वह तो मतलब पाकिस्तान साइड में बन रहा था, तो वह भारत के बाहर जाना ज़्यादा आसान था, इसलिए उधर ज़्यादा प्रभाव रहा, ठीक है। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। तो गांधार शैली को क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक, यानी ग्रीक और इंडियन दोनों शैली को मिला के जो बना था उसको इंडो ग्रीक शैली कहेंगे, ठीक है। चलिए मथुरा शैली के बारे में पढ़ते हैं। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र बना। तो कुषाणों में जानते ही हैं कि वह जो कनिष्क था वह बहुत मतलब इस धर्म को राजकीय संरक्षण दिया हुआ था। वह खुद उसका अनुयायी था बुद्ध का। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बनाने में स्पष्टता सोच भारतीय थी। इसमें कोई और मतलब जैसे इंडो ग्रीक में क्या था, ग्रीक शैली मतलब ग्रीक से आया हुआ कुछ कुछ ज्ञान था उसमें, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। इसमें पूरा पूरा भारतीय सोच था। इसमें यूनानी या ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता है, ठीक है। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया। तो कौन कौन सा? एक तो वह बुद्ध की मूर्तियां बना ही रहे थे, साथ साथ में हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण करते थे। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है। तो मथुरा से क्या है? कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। तो एक ऐसा मतलब मथुरा से एक ऐसा मूर्ति मिला है जिसमें कनिष्क का सिर नहीं है, सिर रहित, ठीक है, सिर नहीं है, वैसा कुछ मूर्ति मिला है। और यह मूर्ति कला की दृष्टि में सबसे उच्च कोटि का है। यह कैसे बनाया है? तो सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग इसमें होता था। मतलब मथुरा में यह जो मूर्ति बनता था वह सुंदर लाल बलुआ पत्थर से बनता था। चलिए अमरावती शैली के बारे में देखते हैं। पहली बात तो यह आंध्र प्रदेश के अमरावती गुंटूर जिला से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली है। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसकी संगमरमर की पट्टिकाएं है, जिस पर बुद्ध के जीवन के संबंध में दृश्यों का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि पहली बात तो आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले मतलब अमरावती गुंटूर जिला, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं। यहाँ प्राप्त स्तूप की मुख्य विशेषता इसके संगमरमर की पट्टिकाएं हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंध दृश्यों का चित्रण किया गया। मतलब कि एक संगमरमर का पत्थर होता था जिसमें बुद्ध के जीवन के संबंध में दृश्यों का चित्रण किया गया, मतलब बुद्ध के जीवन के बारे में एक दृश्य बनाकर दिखाया गया, ठीक है। इनमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्र है। तो फूल और पशुओं का भी चित्र बनाया गया। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। मतलब ये आंध्र प्रदेश का था तो इस पर कोई भी विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है, जरा सा भी नहीं। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रसार प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। मतलब यह सब चीज़ जो था इसका प्रसार जो हो रहा था बाकी देशों में भी फैल रहा था। इसमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल थे। इसमें क्या था? मध्य एशिया था और दक्षिण पूर्व एशिया। मध्य एशिया किसको बोलेंगे? मान लीजिए एक सेकंड, ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो मध्य एशिया इधर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और दक्षिण पूर्व एशिया इधर हो जाएगा। चलिए तो इन संबंधों में इसमें मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया का देश शामिल था। इन संबंधों का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से, मतलब धर्म भी उधर जा रहा था और व्यापार भी, दोनों का प्रसार हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का संबंध श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया के साथ बना, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ संबंध स्थापित हुआ। तो किन किन देशों के साथ हमारा संबंध स्थापित हुआ और किस कारण से? धार्मिक विस्तार के कारण कौन कौन सा था? तो उसमें आ जाएगा श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया, ठीक है। जबकि अगर हम व्यापारिक संबंध के बारे में बात करें तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों के साथ
संबंध स्थापित हुआ व्यापार को लेकर। श्रीलंका में अशोक के समय ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। हम लोग सुने थे कि अशोक अपनी बेटी और बेटा को भेजे थे, संघमित्रा और उनकी बेटा का नाम कुछ था, तो दोनों को भेजा था और वहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका में। और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी तरह बर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद, ठीक है, जैसे हीनयान और महायान पढ़े थे ना, उसी तरह थेरवाद रूप का विकास हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर हीनयान और महायान नहीं, थेरवाद का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों के समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म के बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति कहाँ पर है? अफगानिस्तान में बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर और क्या पढ़े थे? कुषाण शासक के समय में अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ था। और अफगानिस्तान में मूर्ति जो है बामियान पहाड़ को मतलब कि बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। वैसे तो इसमें हम आपको जितना भी चीज़ें हैं उसको बहुत साफ तरीके से दिखा कर पढ़ाएं, लेकिन फिर भी ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध के क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और वहाँ पर पुष्यमित्र शुंग जो था वह अंतिम जो सम्राट मौर्य वंश का था बृहद्रथ, उसका वह सेनापति था, उसको मारकर और शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, लेकिन यह जो राज्य था वह बहुत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया क्योंकि विदेशी आक्रमण होने लगे थे, बाकी चीज़ें होने लगी थी। ठीक है, तो शुंग वंश तो स्थापित हुआ लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। तो कौन कौन से वंश थे जो मतलब कि विदेशी वंश जो थे वह आए थे? बैक्टीरिया के यूनानी शासक थे, तो इसको जो था वह इंडो ग्रीक नाम से विख्यात थे। ठीक है, फटाफट दिखाते चलते, ये इंडो ग्रीक नाम से यूनानी, ये यूनान शासक भी इसको कहा जाता था। इसका सबसे प्रसिद्ध जो था वह मिनांडर था। मिनांडर को बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद जो है वह मिनांडर और नागसेन के साथ जो बातचीत हुआ है उसी को दिखाया गया है। ठीक है, नागसेन के संपर्क में जब मिनांडर आया था तो वह उसका अनुयायी बन गया था। और इसकी राजधानी साकल या सियालकोट जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। तो याद रखिएगा इंडो ग्रीक का राजधानी कहाँ था? तो साकल या सियालकोट। ठीक है, जब वो संपर्क में आए थे तो यूनानी संपर्क में आने से भारत पे चिकित्सा विज्ञान पद्धति, ज्योतिषी विद्या और इन सब चीज़ों का सिक्का बनाने की कला में परिवर्तन है, जबकि यूनान में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में चेंजेज आया। ठीक है, शक की बात करें तो शक में हम लोग देखते हैं कि यवन शासक जब पतन हुआ तो सीथियन या शकों का साम्राज्य स्थापित हुआ। और यहाँ पर कुछ मतलब कि मध्य एशिया के निवासी थे वो लोग, और ये लोग क्षत्रप कहलाते थे। ठीक है, मध्य एशिया के निवासी थे, ये लोग क्षत्रप कहलाते थे। और इसमें बहुत सारी शाखाएं थी जिसमें से उज्जैन शाखा सबसे ज़्यादा विकसित हुआ, जिसमें रुद्रदामन जो था महत्वपूर्ण राजा था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि वह सातवाहन और कुषाणों के साथ भी संघर्ष किया था। उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, निर्माण में कुषाण की अगर हम बात करें तो विदेशी आक्रमण की श्रृंखला में कुषाण जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुषाण यूची कबीले की एक शाखा है। ठीक है, और इसका सबसे प्रथम शासक जो है वह कुजुल कन्फ्यूशस है, जिसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इस वंश का सबसे महान शासक कौन है? कनिष्क है। ठीक है, उसके बाद इसने भारत के बाहर भी मतलब उस समय उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता था? अफगानिस्तान आता था, सिंध, बैक्टीरियाई, पार्थियाई, ये सब सम्मिलित थे कुषाण में ही। कनिष्क जो था मगध पर आक्रमण किया था। ठीक है, और आक्रमण करके अश्वघोष जो कि वहाँ का विद्वान था अश्वघोष, उसको अपनी राजधानी पुरुषपुर, तो कुषाण का राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर था। ठीक है, पुरुषपुर ले आया था। भारत के बाहर जब भी वह विस्तार कर रहा था चीन के साथ वह 2 बार युद्ध किया था और दूसरी बार में वह जीत गया था। भारत में उसने अपने साम्राज्य मौर्य के जाने के बाद स्थापित किया और रेशम मार्ग पर उसने कब्जा कर लिया था। रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया जिसके कारण जो व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करने के बाद हमारा भी व्यवसाय जो था वह पश्चिम एशिया और यूरोप के साथ बढ़ा था। ठीक है, बड़े बड़े विद्वान इसकी राजधानी में मौजूद थे, अश्वघोष, पार्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि। ठीक है, बौद्ध धर्म का विस्तार के बारे में देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि
मौर्योत्तर काल में जब शुंग वंश आया तो उस टाइम पे ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हुई, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय हुआ, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जो था वह ब्राह्मण धर्म को ही ज़्यादा बढ़ावा देता था, जिससे यज्ञ और बलि का प्रथा ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद त्रिदेव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी के साथ इनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। लेकिन विदेशी लोग जो थे वह ज़्यादातर बौद्ध धर्म को ही मतलब मान्यता देते थे, बौद्ध धर्म को ही वह मानते थे। जैसे कि हिंद यूनानी शासक ने किया था, अपने सिक्कों पर बौद्ध धर्म का चिन्ह अंकित किया था, बौद्ध का। कुषाणों ने क्या किया था, बौद्ध विचार बहुत ज़्यादा मतलब बौद्ध जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था और उसने राज्य के संरक्षण भी दिया था। देश के भीतर जो व्यापारी लोग थे वो लोग भी दान दिया करते थे। और व्यापारिक मार्गों पर पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत सारे क्या थे, विहार बनवाए गए थे। व्यापार के माध्यम से बौद्ध धर्म जो है पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में भी फैला था, ठीक है। और कौन कौन से व्यापारिक केंद्र थे, कासगढ़, खोतान, चारकंद और तुरफान और मरीन, ठीक है, मीरन ये व्यापारिक केंद्र थे। और लोग जब मध्य एशिया में जब बौद्ध प्रचारक जाने लगे तो वहाँ पर भी लोग इस मत को ग्रहण करने लग गए। बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा जाने लगा, नए विचार सामने आए। चलिए आगे हम देखें। बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद ही वाद विवाद शुरू हो गया था। और जब वाद विवाद शुरू हो गया तो दो शाखाओं में बढ़ गए थे, हीनयान और महायान। हीनयान क्या थे, महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे, जबकि वो बोधिसत्व महायान जो था वह बोधिसत्व में के आदर्श को प्रस्तुत करते थे, यानी कि वह भगवान मानने लगे थे महात्मा बुद्ध को। उनकी मूर्तियाँ और उनकी पूजा किया करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, पूजा करते थे, भक्ति करते थे, ठीक है। कला एवं स्थापत्य की बात करें तो मौर्योत्तर काल के बाद कला का भी विकास हुआ, जिसमें स्तूप, गुहा, चैत्य ये सब चीज़ था। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम भारत में कार्ले की गुफा, ठीक है, पश्चिम भारत में क्या, कार्ले की गुफा, अजंता एलोरा गुफा मंदिर का निर्माण हुआ। सांची और भारहूत का स्तूप। उसके बाद अगर हम देखते हैं 4-5 शैली था, शुंग शैली, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, ठीक है। शुंग शैली की क्या क्या विशेषता थी, तो शुंग शैली जो था, शुंग काल में 4 स्तूपों के चारों ओर क्या होता था, तो ऊंची 4 दीवारें लगाते थे और 4 तोरण लगाते थे, ठीक है। तोरण मतलब क्या होता है, गेट टाइप का, ठीक है। और उसमें उस तोरण में सजाया जाता था कैसे, जातक कथा, बुद्ध धर्म के चिन्हों, नाग और अप्सरा की मूर्तियों को सजाया जाता था, ठीक है। भारहूत और स्तूप जो है वह किसका एग्जाम्पल है, तो वह एग्जाम्पल है शुंग शैली का। तो याद रखिएगा, शुंग शैली का एग्जाम्पल है भारहूत और भारहूत और सांची। गांधार शैली की बात करें तो यह यूनानी कला का इस पर प्रभाव था, ठीक है। पश्चिमोत्तर प्रदेश में इसकी मूर्तियां जो थी वह बुद्ध धर्म के जीवन यात्रा से संबंधित थी। गांधार कला के अनेक मूर्तियां लाहौर और पेशावर में के संग्रहालयों में सुरक्षित है। भारत से बाहर इस कला का बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। मथुरा शैली की अगर हम बात करें तो कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। यह कब हुआ था, कुषाण काल में, ठीक है। इसमें जो था यूनानी कला का यूनानी या ईरानी लक्षण नहीं दिखता था, ठीक है, किसी भी तरीके का। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावे हिंदू और जैन मूर्तियां भी बनते थे, ठीक है। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली है, ठीक है। वह कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह यहाँ पर मथुरा शैली में जो मूर्तियाँ बनती थी वह लाल बलुआ पत्थर से बनती थी। अमरावती शैली, सबसे पहली बात तो ये आंध्र प्रदेश में है, अमरावती गुंटूर जिले में, ठीक है। बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिली हैं। इस पर क्या है, संगमरमर की पट्टिकाएँ होती थी, उस पर जिन पर बौद्ध के जीवन की संबंध में दृश्यों और मतलब चित्रण किया गया है। पशु और पुष्पों का भी चित्रण किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह की सभ्यता का प्रसार जो है प्राचीन काल में विभिन्न देशों में देखा गया। चलिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम देखें कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के क्रम में भारत का संबंध जो है बहुत सारे देशों से हुआ, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, चीन, मध्य एशिया, इन सब के साथ। और व्यापार से कैसे संबंध बना दूसरे देशों से, तो कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, व्यापार के माध्यम से ये सब जो देश है, कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये सब जो देश है इसके साथ व्यापारिक संबंध के माध्यम से हमारा संबंध स्थापित हुआ। श्रीलंका में जो है इस धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के टाइम में ही किया गया था। अशोक ने अपने बेटा बेटी को भेज दिया था। इस तरह वर्मा या आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म का थेरवाद का रूप बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासक के समय में अफगानिस्तान और मध्य एशिया में
अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का विकास बड़े पैमाने पर हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? कुषाण टाइम में अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति जो है वह कहाँ पर है? वह है अफ़गानिस्तान के बामियान में ही पहाड़ को काटकर बनाया गया। ठीक है, तो यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और आप इस चैप्टर का जितना भी रिवीजन कर सकते हैं, लास्ट में जो हम रिवाइज करवाएं उसको बार बार पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।